Welcome back to my channel, Mr. Medigo. Today we are going to discuss about our embryology human development 3 to 8 वीक। पिछली वीडियो में मैंने 3 और 4 वीक करवा दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसका रिकॉल करेंगे कि उसमें क्या क्या हमने किया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि जो हमारा जो गैस्ट्रुलेशन के पीरियड से लेकर जो 8 वीक का प्रोसेस है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है ना। जो गैस्ट्रुलेशन का पीरियड हमने देखा था कि वो थर्ड टू फोर्थ वीक में स्टार्ट हो जाता है। उसमें होता क्या है कि उसमें जो हमारी बाइलेमिनर लेयर है वो ट्राइलेमिनर में कन्वर्ट हो जाती है। और अब मुझे ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि बाइलेमिनर लेयर्स कौन सी हैं और ट्राइलेमिनर लेयर्स कौन सी हैं। जो बाइलेमिनर है उनमें एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आ जाता है, और जो ट्राइलेमिनर है वो एपिब्लास्ट, जो ट्राइलेमिनर है उसमें एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि जो हमारे जो ऑल मेजर ऑर्गन्स है ना वो ग्रो करना या बिगन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये ग्रोथ है वो क्रेनियोकोडल काज करती है लेटरल बॉडी ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 8 वीक, बाय द एंड ऑफ 8 वीक जो हमारा एम्ब्रियो है वो एक डिस्टिंक्ट ह्यूमन एम्पियंस में आ जाता है। उसके बाद जो बेसिक सेगमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, जो जो हमारे जो बेसिक सेगमेंट है ह्यूमन एम्ब्रियो में जो क्रेनियोकोडल डायरेक्शन में ग्रो होते हैं वो उनको जो कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ को जो कंट्रोल करते हैं वो स्पेशल ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जिनको हम हॉक्स जीन्स भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो इसको हम होम्योबॉक्स जीन्स भी कहते हैं। इसके बाद हम रिकॉल कर लें कि गैस्ट्रुलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने गैस्ट्रुलेशन में जो पढ़ा था वो ये था कि ये थोड़ा जो वीडियो है ये थोड़ी, आप कह सकते हैं कि इसमें आपको मज़ा नहीं आने वाला, है ना। बोरिंग सी वीडियो है ये। तो इसमें जो एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम से जो चीज़ें बनती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, ये जो से ऑर्गन बनते हैं उनको मैं एक पीडीएफ में, एक फ़ोल्डर बनाकर, एक पीडीएफ बुक बनाकर वो मैं इस वीडियो के लिंक में सेंड कर दूँगा, क्योंकि वो अगर मैं आपको यहाँ लिख कर भी दूँ तो उसका फिर भी नहीं फ़ायदा, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है ना। वो मैं अलग से एक टेबल बनाकर आपको एक जो ग्रुप में जो मैं आपका पीडीएफ बनाऊँगा, ई पीडीएफ बनाऊँगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो हम इसमें सिर्फ मोटी-मोटी बातें पढ़ेंगे कि होता क्या है। हमें पता था गैस्ट्रुलेशन का पीरियड है वो स्टार्ट होता है, प्रोसेस है जिसमें बाइलेमिनर लेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ट्राई लेमिनर में। बाई लेमिनर जो है वो एपिब्लास्ट आ जाता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हाइपोब्लास्ट आ जाता है। ठीक है। जो ट्राई लेमिनर है उसमें एक्टोडम आ जाता है। ठीक है। उसमें आ जाता है मीजोडम आ जाता है। ठीक है। और एंडोडम आ जाता है। अब इस पीरियड में होता क्या है, इस पीरियड में ये होता है कि एक्टोडर्म से कोई और चीज़ बननी है। फॉर एग्जांपल, इससे एक्टोडर्म में से जो चीज़ें बनती हैं वो न्यूरल क्रेस्ट और न्यूरो एक्टोडर्म बनती है। और अगर न्यूरो एक्टोडर्म से फर्दर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या जो न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन के वो बनते हैं। उसके बाद जो हमारी ऑप्टिक नर्व है जिसको हम क्रेनियन नर्व 1 कहते हैं वो भी एक्टोडर्म या न्यूरल क्रेस्ट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। उसके बाद न्यूरल क्रैश से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, न्यूरॉन्स विद गैंग्लिया डोर्सल रूट, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी फॉर्मेशन जो हमारे न्यूरल क्रैश सेल्स हैं उनसे होती है। फिर जो मीजोडम है, मीजोडम से क्या होता है, मीजोडम से जो हमारे आल मसल्स हैं, हमारे वो जो चाहे वो स्मूथ मसल्स हों, चाहे वो हमारे स्केलेटल मसल्स हों, ये सब के सब जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल, ये मीजोडम से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है ना। बोन्स मीजोडम से बनती हैं, लेकिन जो फ्रेंजल आर्च की बोन्स हैं वो एक्टोडर्म बनाता है। ठीक है। उसके बाद जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, एंडोडर्म से जो हमारे हेपेटोसाइट्स, जिससे हमारा लीवर बनता है। ठीक है। उसके बाद हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो हमारी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल यूरिथ्रा, मोस्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा, ये सब कुछ, इसकी जितनी भी एपिथेलियल लाइनिंग है ये हमारा एंडोडर्म बनाती है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतने 8 to 3 वीक में जो ये प्रोसेस होता है, एक्टोडर्म से क्या ओरिजिनेट होता है, मेसोडर्म से क्या ओरिजिनेट हो रहा होता है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। तो इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, तो
लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक क्लिनिकल एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एमसीक्यूज है वो करवाने हैं, या आप कह सकते हो कि क्लिनिकल बेस्ड कोरिलेशन है इसी में, तो वो मैंने आपको करवाने हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो ये है कि व्हाट इज कॉर्डोमा। ठीक है, बाकी मैं जो एक्टोडम एंडोडम मेसोडम से जितने भी प्रोसेस बनते हैं उनका मैं एक पीडीएफ बनाकर दूंगा, क्योंकि इधर लिखने से आप भी बोर होगे, क्योंकि वो एक तो रट्टे मारने वाली चीज़ है, उसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। जो जो चीज़ उससे ओरिजिनेट हो रही है वो हमेशा उसी से ही ओरिजिनेट होनी है, ठीक है ना। वो एक कंसेप्ट नहीं है, वो एक फैक्ट है जो कि हमें कबूल करना ही पड़ेगा। तो उसका मैं अलग से पीडीएफ बनाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कोडोमा है क्या? ये कोडोमा इज हम इसको ना स्टेप वाइज में करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में कि आखिर में ये कोडोमा है क्या चीज़। अब ये जो कोडोमा है ये बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है ना। ये बनता कैसे? ये लेट लाइफ में बनता है, ओल्डर लाइफ में तकरीबन आप कह सकते हो कि एट द एज ऑफ 50 में। होता कि ये बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि बनता है रेमिनेंट्स ऑफ द नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। अब रेमिनेंट्स क्या है? रेमिनेंट्स बाकियात, ठीक है ना। जो हमारी बाकियात होती हैं, हमारी किसी ना किसी चीज़ की बाकियात होती हैं। कोई ऑर्गन अगर जनरेट हो रहा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ रेमिनेंट्स रह भी जाते हैं या रेमिनेंट्स खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो रेमिनेंट्स रह जाते हैं वो हार्मफुल भी हो जाते हैं बाद में लाइफ में, और नहीं भी होते। तो ये जो कॉर्डम है ये है बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइज फ्रॉम फ्रॉम रेमिनेंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड से रेमिनेंट अराइज हो रहा है तो हमें पता है कि इसका रीजन कुछ ना कुछ समहाउ ब्रेन वगैरह इस तरह का होगा, या ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हो, उसमें ये जो जो हमारा ये ट्यूमर होगा उसमें होगा। तो मोस्टली फाउंड इन इंट्राक्रेनियली एंड सैक्रल रीजन। अब आपने ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि सैक्रल रीजन तो यार न्यूरो सीएनएस में नहीं आता, लेकिन भाई स्पाइनल कोड तो आ रही है ना सैक्रल रीजन में, तो ये वहाँ पर भी ट्यूमर हो सकता है। मोर कॉमन इन मैन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ये लेट लाइफ में अपीयर होता है, अराउंड 50 एज के बाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सेकंड क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वो हमने करनी है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है फर्स्ट मिस मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये क्यों ज़रूरी है? एक तो ये कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ। उसके बाद हम एससीजी चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, ह्यूमन क्रोनिक ग्रोथ हार्मोन है जो जो हमारे ब्लड में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम प्रेगनेंसी को पक्का कंफर्म करने के लिए वो टेस्ट करते हैं, जो लेकिन जो पहले इंडिकेशन है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। तो उसके बाद फिर हम जो एससीजी का लेवल है वो चेक करते हैं, उससे फिर हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 100% डिटेक्ट हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये यार ये क्यों ज़रूरी है? हमें पता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गैस्ट्रोलेशन पीरियड है उसमें लेयर्स जो लिमिनर लेयर है वो ट्राइलिमिनर में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद जो 8 वीक का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, टिल 3 टू 8 वीक के दरमियान ये जो बातें होती हैं, ये जो जो भी चीज़ होती हैं उनका मैं हवाला दे रहा हूँ, एक मुख्तसरन हवाला दे रहा हूँ। तो होता है कि हमें पता है 3 टू 4 वीक में गैस्ट्रुलेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, बाइलेमिनर है जो वो ट्राइलिमिनर में चेंज होती है। आगे जो ट्राइलिमिनर है वो फिर चेंज हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, उससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। हमारी बॉडी का पूरा इन्हिसार इन्हीं जर्म लेयर्स पर है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम सबको पता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं।
तो इस पीरियड के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है अपनी जो चीज़ें वो खा रही है उनके उनसे रिलेटेड। क्यों? अपनी मेडिकेशंस को देखना पड़ता है, डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता है कि मैं ये मेडिकेशन ले रही हूँ किसी चीज़ की, बताएं कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग हमें पता है कि अब पर्चियों की अब तो यार मेडिसिन के पीछे जो प्रिस्क्रिप्शन होती है अंदर डब्बी के अंदर उसके अंदर भी लिखा होता है। तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है मेडिसिन के साथ कि कौन सी मेडिसिन किस किस कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है। तो एक ही बात कहूँगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या अगर वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं भी हैं तो अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि बहुत से जो कॉम्प्लिकेशन जो आने वाले वक्त में जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली हैं उनसे बचेंगे, क्योंकि कईयों को कुछ नहीं पता होता कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो एक वेल एजुकेटेड या थोड़ा सा भी एजुकेटेड होना अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इसलिए हमें इन जो हमारा जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है इसमें खास तौर पर हमें बी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और 8 वीक के बाद जो हमारे जो ऑर्गन्स बन जाते हैं वो फिर अपने साइज में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में और ग्रो करना स्टार्ट होते हैं हमारे जो 8 वीक के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है ये क्रूशियल टाइम है फॉर बोथ बेबी एंड मदर, ठीक है ना। मदर को जो है वो डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर ये कहेगा कि आपने अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ें, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करती हैं तो आप अल्कोहल छोड़ दें, क्योंकि अल्कोहल जो पीती हैं प्रेग्नेंट वुमेन उनमें जो उनके जो बेबी होते हैं फ्यूचर में उनमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है और मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम वो देखने को मिलती हैं, स्मोकिंग भी यही खा सकती हैं। तो मेडिकेशन को भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फार्माकोलॉजी के लेक्चर में बताया था कि जो एस इनहिबिटर्स हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि वो फीटस में जो रीनल डैमेज काज करते हैं या रीनल एजेनेसिस काज करते हैं, जिसका मतलब है कि रीनल होती ही नहीं, रीनल बनते ही जो हमारी किडनीज हैं वो बनती ही नहीं है। तो जिसकी वजह से जो हमारे फर्स्ट मिस मैन्सेचुरल पीरियड है उसको हम मद्देनजर रखते हुए अपनी चीज़ों को या अपने खाने पीने की जो भी एहतियातन तदाबीर है वो देखनी होती हैं और हमने डॉक्टर्स के पास अपना रेगुलर चेकअप करवाना होता है, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों से बचना है। हमारे जो ऑर्गन है वो बनना स्टार्ट होते हैं इसी पीरियड के दौरान। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो कि इफ़ेक्ट कर सकती हैं उनके जीन्स को, तो हमें उनसे बचना होता है। इसलिए एक थोड़ा सा भी एजुकेटेड होना अपनी इस चीज़ को लेकर, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, तो आने वाले वक्त में आपको बहुत फ़ायदा या अहमियत फ़ायदेमंद हो सकता है ये चीज़ें। तो ये आप सबके लिए भी है और जो वुमेन्स हैं उन सब के लिए भी है ये नॉलेज। तो अब हम चलते हैं अगले में, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बाद यही है कि टेबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन पढ़नी है वो है सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा। सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर है जो कि अराइज होता है रेमिनेंट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक से। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक के रेमिनेंट से अराइज होता है। जो कार्डोमा था वो मैंने बताया कि वो नोटोकॉर्स के रेमिनेंट से अराइज होता है, ठीक है ना। ये जो रेमिनेंट्स हैं वो नॉर्मली डिजेनरेट हो जाते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है ना। जो इसको भी हम अगर स्टेप वाइज समझें तो अच्छा होगा। ये जो सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा है ये अराइज होता है, ये ड्राइव फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल, प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है। मैं आपको कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, जो जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है उन्हीं से रिलेटेड ही आपको एमसीक्यूज आना है,
उन्हीं को मद्देनजर रखकर एक एग्जामिनर ने एक क्लिनिकल केस जनरेट करना है। तो मैं सिर्फ वो ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो ये जो टैटोमा होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? इंक्लूड्स में भी बोन, नर्व, हेयर्स भी होते हैं। आप जब अगर आपने कोई पेशेंट देखा हो या पिक्चर में देखोगे, अब ये सर्च कर लेना कॉक्सिडियल ट्रेटोमा जो भी है, तो उसमें आप देखोगे कि जो एक ट्यूमर होगा उसके ऊपर आपको कभी कभार डिफरेंट इमेजेस खोल के देखना, तो आपको हेयर्स भी नजर आएंगे, ठीक है, हेयर्स एंड नर्व्स। दूसरी बात ये कि ये सबसे ज्यादा जो मोर कॉमन होता है वो फीमेल इन्फेंट्स में होता है। और पहले तो ये बिनाइन होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मिलिग्नेंट हो जाता है। तो उसके बाद इसको जल्द से जल्द हमें रिमूव करवाना पड़ता है। इसकी एक और लाइन इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मस्ट बी रिमूव्ड, बी रिमूव्ड बाय द एज ऑफ 6 मंथ। उसके बाद हमने जो कंडीशन पढ़नी है वो है कॉर्डल डिस्प्लेजिया। हम इसको सेरेनोमेलिया भी कहते हैं, ठीक है, कॉर्डल डिस्प्लेजिया। हम इसको सेरेनोमेलिया भी कहते हैं। इसको भी हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये होता क्या है? ये रेफर्स टू constitution of syndrome ranging from minor lesions of the lower vertebra to complete fusion of the lower limb। अब इसमें होता है कि हमारी जो लोअर लिम्ब है, हमारी जो दो टांगे हैं वो फ्यूज हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो ये इसी का रिजल्ट है कॉर्डल डिस्प्लेसिया का। कॉर्डल डिस्प्लेसिया इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल गैस्ट्रोलेशन, कॉज्ड बाय एबनॉर्मल। फिर वही बात आ गई जो मैंने ऊपर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि आपका जो गैस्ट्रोलेशन पीरियड है वो मायने रखता है, क्योंकि उसी में हमारे जो ऑर्गन्स या लिम्स वगैरह बनना स्टार्ट उसी में होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है उस पीरियड में कि हमने कोई आया कि ऐसी कोई टेरोटोजेंस मटेरियल तो नहीं ले ले जिसकी वजह से कोई भी चीज़ डैमेज हो जाए। तो इस वजह से हमें एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो तो ये हमारी जो मीजोडम है, इसकी मीजोडम में भी ये माइग्रेट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आप मीजोडम में माइग्रेट हुआ तो जो मीजोडम के स्ट्रक्चर हैं वो भी डैमेज होंगे। इट कैन बी एसोसिएटेड विद क्रेनियल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है। अब इसके बाद इसकी दो फर्दर इसको आप कह सकते हैं सब क्लासेस हैं जिसमें अब वो वटर आदत एक तो आती है water। ये इस कंडीशन के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है ना। और एक आती है वेक्टर। अब इनमें होता है क्या, जो वाटर है जो इस कॉर्डल डिस्प्लेसिया के साथ जो एसोसिएटेड होती है, इसमें होता है क्या कि ये वर्टिब्रल डिफेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, एनल एट्रेसिया भी। हम इसको पॉइंट्स के साथ ही करेंगे, ठीक है ना। इंक्लूड्स
वर्टिब्रल डेस्क डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एनल एट्रीसिया। ये एट्रीसियास क्या होते हैं, इनके बारे में आप डिटेल के साथ जो पीडियाट्रिक्स है उसमें पढ़ेंगे, या एम्ब्रियोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि एट्रीसिया होता क्या है। अब ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टूला है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो रीनल डिफेक्ट्स हैं। अब आ जाओ बात इसमें वेक्टर में, सिमिलर टू वेक्टर है बट इट्स आल्सो इंक्लूड कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स। और अपर लिम्ब डिफेक्ट्स एंड अपर लिम्ब डिफेक्ट्स। ठीक है, अब हम इसके बाद एक केस करेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो जो उसको वाइंड अप करेंगे, और जो हमारे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो हैं, उसके जो आगे फर्दर जो ग्रोथ होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म की, उसकी उसका मैं एक टेबल बनाकर भेज दूंगा। और कोशिश होगी तो मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल सिनेरियो है वो भी जनरेट करके उसमें डाल दूँ। तो हमारा जो एक केस है वो ये है, केस स्टडी हम कहते हैं इसको, कि एक मदर है जो अपने 2 मंथ ओल्ड डॉटर को अब हॉस्पिटल में लेकर आई है। ठीक है ना, वो देख रही है कि एक लंप ग्रोइंग है फ्रॉम हर चाइल्ड्स बॉटम। जो उसकी बटक है, ये बटक से ऊपर का जो रीजन है, उधर से एक लंप ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, उसने नोट किया था कि अबाउट 2 वीक अगो, जब उसने अपने बेटे का डायपर चेंज किया तो वो स्मॉल था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ग्रो कर गया है। ठीक है ना, तो ये इसका क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन ये है वो ये कि व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो मैंने ऊपर आपको सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा पढ़ा दिया है, तो इसका वही आंसर हो सकता है। और भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आप स्पाइना बिफिडा पढ़ेंगे, मेनिंजोसील पढ़ेंगे, स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजो माइलोसील पढ़ेंगे। लेकिन इधर जो बनता है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक बात याद रखना, एनएल2 या जो भी सीके जिसको हम क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें आपके डिफरेंशियल जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ये केस पढ़ लिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खाली सैक्रोकोक्सियल टेरेटामा नहीं हो सकता, ये स्पाइना बिफिडा भी हो भी सकता है, ये मेनिंजोसील हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये सिर्फ सैक्रोकोक्सियल टेरेटामा ही है। हाँ, अगर फर्दर डिफाइन को फर्दर अगर वो आपको आप लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करें या एक्सरे वगैरह करें, तो आपको फर्दर डिटेल में पता चलेगा कि हाँ ये वही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक खाली स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होने चाहिए कि क्या क्या है। क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर होंगे, जो हमारे वहाँ पर बाबा जी बैठे हुए होंगे, वो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि बताओ भाई आपने सार्कोप्लाज़मिक टेरिटोमा तो बता दिया है, तो वो कहेंगे कि बताओ यार ये स्पाइना बिफिडा भी हो सकता है, ये मेनिंजोसील भी हो सकता है, तुम किस लिहाज से कह रहे हो कि ये सार्कोप्लाज़मिक टेरिटोमा ही है। तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, और फिर क्या होगा कि बाबा जी जो हैं, जो भी बाबा जी हमारे बैठे होंगे उधर, वो आपको फेल कर देंगे एग्जाम में। तो लिहाजा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए किसी भी एग्जाम किसी भी क्लिनिकल स्किल एग्जाम को पास करने के लिए। इसका तो आंसर यही है, क्योंकि अभी तक हमने सर को सैक्रोकोक्सियल टेरेटमा ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये था आज का, तो आज की स्टडी में यही था कि हमने क्या क्या किया क्या क्या नहीं। तो अब इस वीडियो में के एंड में
या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ बनाकर ई-पीडीएफ बनाकर लिंक उसका दे दूँगा। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से जो इजी तरह करके मैं टेबल बना दूँगा। और साथ में इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ-साथ तैयारी भी करवाऊँ क्लिनिकल कंसिडरेशन से रिलेटेड। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमेशा दुआओं में याद रखें। आज थोड़ी ये वीडियो मैं भी कहता हूँ कि ये बोरिंग वीडियो थी थोड़ी सी, तो आपने बस देख लेना है। पढ़ने भी दिल करे तो भी खैर है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अपनी बुक से गो थ्रू हमेशा हुआ करें यार, यही कहूँगा। अगर आप लेक्चर नहीं भी ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार बुक से गो थ्रू ज़रूर हुआ करो और खुद से प्रैक्टिस किया करो। ये आया देखा करो कि आप कितने पानी में हो। खुद से पढ़कर खुद से अपने सेल्फ जनरेटेड एमसीक्यूज़ या क्लिनिकल सिनेरियोज़ बनाया करो। तो इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि अगर आपने खुद से क्लिनिकल सिनेरियोज़ बनाए, खुद से स्टडी की, अच्छे से स्टडी की, तो इंशाल्लाह आपका जो भी एग्जिट एग्ज़ाम है, चाहे वो यूएस में लिए, चाहे वो लैब है, चाहे वो एएमसी है, चाहे वो एनली है, वो सब के सब आपके इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में क्लियर होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जो पीडीएफ का लिंक है या नोट्स हैं उनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।